ठीक है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? जरूरी नहीं तो किसी का संख्या, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का संख्या क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। वाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी? रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है बता? पहली बात, for existence of particular species, it is necessary to reproduce an organism, है ना? किसी खास प्रजाति की अगर बात करें तो उनके जनसंख्या को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? उनको रिप्रोड्यूस करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी के संख्या को मेंटेन करने के लिए भी, क्योंकि सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक लाइफ के बाद वो क्या हो जा रहे हैं? एक डेथ कर जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पेन है। ऐसा नहीं कि कोई अगर पैदा हो गया तो कभी मरेगा ही नहीं, तो एक समय के बाद हर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? डेथ करता है। तो उसको डेथ करने से पहले रिप्रोड्यूस करना क्या है? नेसेसरी है ना? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म has fixed lifespan, fixed life। कौन बताएगा ये लाइफ स्पेन क्या होता है? टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड। क्या है एवरेज टाइम पीरियड? लिखो, जल्दी लिखो पहले। क्या? 70 बहुत है। लिखो, वो भी चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम, कोई फिक्स नहीं है। गप नहीं करना है, लिखो जल्दी। रिप्रोडक्शन से फायदा क्या है? एक तो फायदा है कि हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज होता है, और दूसरा वेरिएशन होता है, अंतर। हम जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक तरह के नहीं है, ये बात मतलब सही बात है ना? हम सब में कुछ न कुछ डिफरेंस है। हम हैं ह्यूमन ही, लेकिन हमारे अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस फिजियोलॉजिकली भी है, बाहर देखने से भी है, और जेनेटिकली भी हम लोग एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ये फायदा है रिप्रोडक्शन का। क्या बोल रहे हो? क्या? हाँ, हाँ, सबका बात, सबका मतलब एक ही है। तुम लिखे चार तरह से हो। चल, मतलब तो सेम है। इरेज कर दें? ये बात समझ में आया? अभी एक बात को बोला, इवोल्यूशन। सुनो, इवोल्यूशन दो टर्म यूज होता है, वेरिएशन और इवोल्यूशन। क्या है वेरिएशन का मतलब? अंतर। क्या होता है अंतर? क्या है? जैसे हम मान लो कि 3-4 भाई बहन है, कोई है यहाँ पे? 3-4 एक ही पेरेंट्स के 3-4 अगर बच्चे हैं, उन चारों में भी कुछ न कुछ डिफरेंस होता है ना? उन चारों बच्चों में
कुछ न कुछ डिसिमिलरिटी होता है और कुछ सिमिलरिटी भी होगा, क्योंकि एक ही पेरेंट से ही चारों आए। इसको हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन ये वेरिएशन, हर जनरेशन में जो वेरिएशन काउज हो रहा है, ये कुछ सालों के बाद यही काउज करता है हमारे अंदर इवोल्यूशन। क्या काउज करता है? इवोल्यूशन का पार्ट क्या है? जैसे हमारे अंदर तुम सुने होंगे कि हमारे अंदर पूछ हुआ करता था, है ना? हनुमान जी में देखते हैं हम लोग, हनुमान जी भी भगवान मानते हैं उनको, और हमारी तरह वो भी थे, बोलते थे थोड़ा बंदर जैसे दिखते थे, चिंपैंजी जैसे, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक इवोल्यूशन के पार्ट थे। क्या थे? देखो, उससे तुमको ये दिखाया जाता है कि उस वक्त एक्चुअली इवोल्यूशन हो रहा था। भगवान तो हम लोग बना दिए ना उनको। इवोल्यूशन होने के बाद आज के डेट में हमारे अंदर वो सारा ऑर्गन नहीं है, हमारे अंदर टेल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आदतों को में सुधार किए। जहां हम लोग जंगलों में रहते थे, अब हम लोग घर में रहने लगे हैं। एक्चुअली जो टेल का यूज होता है वो जंगलों में होता है, पेड़ में लटकने में, पेड़ पे लटकने में या चढ़ने में वो लोग यूज करता है। समझ में आया? इसी बात को लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। Importance of रिप्रोडक्शन। क्या है इम्पोर्टेंस इसका? देखो, रिप्रोडक्शन में कुछ चीजें का ट्रांसफर होता है, जेनेटिक सब्सटेंस, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? ड्यू टू रिप्रोडक्शन variation takes place between parents and offspring। ये बात समझ में आया? बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कहाँ से आया है? रिप्रोडक्शन से ही आया है। नहीं होता तो ऑफस्प्रिंग पैदा भी नहीं होता और डिफरेंस भी नहीं होता। नहीं तो ये भी ऐसा नहीं कह सकते थे कि अगर एक ही तरह का बच्चा अगर प्रोड्यूस होता रहता तब भी इतना लॉन्ग लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं होता, हम लोग इतने सालों तक जीवित नहीं रहते। अगर इस पृथ्वी पे बहुत सालों तक अगर रहना है तो तुमको क्या करना होगा? अपने अंदर बदलाव करना होगा, चेंजिंग, टाइम टू टाइम चेंज होना होगा, ऑफस्प्रिंग को बदलते रहना होगा। ये तुम्हारा क्या है? रिप्रोडक्शन का। देखो, ये जो वेरिएशन है ये धीरे धीरे वेरिएशन लीड करता है इवोल्यूशन को। अंतर धीरे धीरे क्या काउज करेगा? इवोल्यूशन काउज करेगा। तो क्या लिखोगे? बिटवीन या लिखो, डायरेक्ट लिखो, ड्यू टू वेरिएशन बिटवीन offsprings are ultimately cause evolution of an individual। ऐसा नहीं कि किसी एक प्रजाति में ऐसा हो रहा है। तुम पढ़ते हो कि जो टाइगर है वो कैट का स्पीसीज है ना? टाइगर किससे बना है? पहले टाइगर नहीं बना है, पहले कैट बना है। ये नहीं बोलना टाइगर से कैट बना है। कैट से क्या बना है? कैसे हुआ होगा? कैट रिप्रोड्यूस करते करते एक टाइम आ गया कि उससे बहुत सारा वेरिएशन होने लगा और लास्ट में क्या बन गया? तुम देखे हो कि टाइगर और कैट में कितना डिफरेंस है ना? तो ये किस चीज का पार्ट है? इवोल्यूशन का पार्ट है। हम भी इवॉल्व हुए हैं। हम कहाँ से हुए? हम होमो इरेक्टस थे पहले। क्या थे? होमो इरेक्टस। आज क्या कहलाते हैं? होमो सैपियंस। क्यों? होमो इरेक्टस उसी को बोलते हैं जो हनुमान जी का प्रजाति था, समझे? तो उसका मतलब क्या है कि आज भी वो लोग जंगल में रहता है, उसके अंदर पूंछ होता है, नाखून भी उन लोग का हमारे ऐसा नहीं, तो बड़ा बड़ा होता है, इसका यूज होता है और जानवर जैसा ही दिखता है।
कुछ फीचर हमारे हमसे ही मिलता है, कुछ वाइल्ड एनिमल से भी मिलता है। क्या लिखोगे? आगे लिखो, एग्जाम्पल्स लिख लो इसका। एग्जाम्पल्स में होमो इरेक्टस से क्या बन गए हम लोग? होमो इरेक्टस से हम लोग किसमें बदल गए? होमो सैपियंस में बदल गए। इवोल्यूशन पढ़ना है? नहीं है ना? तो वहां पे क्या लिखा? उसके बाद कैट से क्या बन गया? टाइगर। क्या बोल रहे बोलो? Due to variation between offspring are ultimately caused evolution. इसका इम्पोर्टेंस और भी है। आगे हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बताएंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे में। गप मत करो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? लिख लिए? देखो इसी में थर्ड पॉइंट लिखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, इन सेक्सुअल reproduction, genetic materials, genetic materials are passed from parents to offspring. ये भी क्या है? रिप्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंस है कि हमारा जेनेटिक सब्सटेंस जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, इसी से वेरिएशन होता है, उसी का हम क्लेरिफिकेशन लिखते हैं। क्या बोले? क्या बोलते हैं? पूरे की जेनेटिक्स से अलग हो जाए तो जेनेटिक्स तो एक जैसा रहता है, एक जैसा रहता है जेनेटिक्स से। हम और तुम सेम है, तो आपके मम्मी पापा नहीं, तो उसमें भी सेम नहीं रहता है। बताएंगे आगे क्यों? क्योंकि वो जो जेनेटिक सब्सटेंस की बात कर रहे हो, जेनेटिक सब्सटेंस मटेरियल्स क्या है? व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? देखो, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है अपने अंदर? जेनेटिक मटेरियल है RDNA। क्या है? DNA। और बहुत सालों के बाद पता चला था, समझे? ऐसे अचानक नहीं पता चला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में DNA जा रहा है। या DNA का ये शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली DNA जो होता है वो एक क्रोमोसोम के रूप में होता है। कैसे होता है? इसको हम लोग लिखेंगे क्रोमोसोम्स। पता है क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स क्या होता है? देखो, इसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्या है? क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है, लेकिन किसी एक खास स्पीसीज में, पर्टिकुलर स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का संख्या फिक्स होता है।
हम ह्यूमंस में क्रोमोजोम फिक्स है 46 क्रोमोजोम, लेकिन अगर ह्यूमन के अलावा दूसरे स्पीसीज की बात करोगे तो उसमें वेरिएशन आएगा, अलग होगा, इसीलिए तो वो स्पीसीज अलग है। ये क्या है क्रोमोजोम से, देखो क्रोमोजोम्स का पार्ट लिख दे रहे हैं, बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। एक लोब को हम लोग क्रोमैटिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। और इसका जो अपोजिट या दूसरा लोब है उसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। इसी के जैसा है ना, इसका क्या नाम देते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये बात क्लियर हुआ? एक बात और लिखना है, जो अभी हम बोल रहे थे कि क्रोमोजोम्स का जो संख्या होता है वो दुनिया के हर स्पीशीज में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, क्रोमोजोम्स number are different in different species। स्पीसीज समझते हो किसको बोलते हैं? स्पीसीज क्या है? लिखो जल्दी, स्पीसीज किसको बोलते हैं? स्पीसीज इसको बोलते हैं, वैसा इंडिविजुअल्स को बोलते हैं जो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग पैदा करे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे। समझे? एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तभी स्पीसीज बोलेंगे। नहीं तो म्यूल होता है, खच्चर का नाम सुनो? नहीं सुनो? गांधी मैदान जाना बहुत सारा मिलेगा, उसको स्पीसीज नहीं बोलते हम लोग। क्यों? क्योंकि जो म्यूल होता है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। म्यूल क्रॉस ब्रीड है। क्या है? किसका किसका? डंकी और हॉर्स का। सुनो सुनो, जो बोल रहे हैं वो सुनो। मेल हॉर्स और फीमेल डंकी का क्या है? वो क्रॉस ब्रीड है, और उससे पैदा क्या होता है? म्यूल। और म्यूल फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए म्यूल को हम लोग स्पीसीज में नहीं रखते। समझे? जो फर्टाइल स्पीसीज नहीं है, तो सॉरी, जो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म नहीं है उसको हम लोग स्पीसीज नहीं बोलते, नहीं मानते, नहीं बोलते भी नहीं। ये बात लिख दें, लिख लिए। ऐसा कितना क्रोमोजोम्स है अपने अंदर, अपने न्यूक्लियस के अंदर? 40 में दिक्कत हो जाएगा। हाँ, 23 पेयर्स जोड़े में होता है। जल्दी लिखो। हो गया? क्या बोल रहे हैं? ऐसे टर्न कर दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको उल्टा लटका देंगे तो तुम घोड़ा थोड़ी हो जाएगा। दिक्कत इससे है, लेकिन मान लो कि ऐसे हो गया तब दिक्कत है। क्रोमोजोम्स का अगर सुनो जो बोल रहे हैं, क्रोमोजोम्स का अगर क्वालिटी खराब हो जाए ना, या क्रोमोजोम का क्वांटिटी बदल जाए, तब दिक्कत है, उससे म्यूटेशन होता है और इससे बीमारी भी होती है। उसी को कहते हैं क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। सुने हो नाम जेनेटिकल डिसऑर्डर? जेनेटिकल डिसऑर्डर एक्चुअली अलग है, इसको हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स कहेंगे। तो सुने हो कि क्रोमोजोम्स में बीमारी होता है, तो यही होता है, क्रोमोजोम्स खराब हो जाता है, उसका या तो क्वालिटी खराब हो जाए या उसका क्वांटिटी बदल जाए। क्वांटिटी का मतलब क्रोमोजोम्स का संख्या ही ज्यादा आ जाए,
जैसे होता है हम ह्यूमंस में ही होता है। ट्रांसजेंडर को देखे हो, हम और ट्रांसजेंडर में क्या डिफरेंस है पता है? एक ही डिफरेंस है हमारे अंदर और ट्रांसजेंडर के अंदर। जो हमारा क्रोमोसोम्स है, लास्ट पेयर 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो हम मेल का XY है और फीमेल का XX है। यानी कि टोटल क्रोमोसोम्स हमारे अंदर 46 है, लेकिन जो ट्रांसजेंडर है उसमें ऐसा नहीं है। तो आखिरी पेयर है या तो ट्रिपल X हो गया है या डबल X पाई हो गया, यानी एक सेट क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा आ गया, यानी 46 + 1। देखो क्या हो गया, उसको भी डिसऑर्डर कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम है एक तरह का। क्या है वो? बीमारी है। और ये बीमारी कैसे होता है तुमको इसी चैप्टर में तुमको बताएंगे कि ट्रांसजेंडर का केस कैसे पैदा होता है। तो ये इरर है उसकी मतलब फीमेल जो जहाँ से वो पैदा हुआ है, मतलब मम्मी पापा में से किसी एक का इरर है। जब गैमिट बनता है ना, गैमिट मान लो मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है तो उसमें सेल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन जब होता है तो 46 क्रोमोसोम मतलब डिवाइड होकर के बन जाता है। गैमिट में आता है 23 क्रोमोसोम्स, हाफ ही आता है ना। तो 23 मेल में आना चाहिए, 23 फीमेल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है उसके केस में। उसके केस में तो डिफरेंस होता है, वो सीखेंगे हम लोग। इरेज कर दे। इसके बारे में और चीज बताना है या जानते हो? क्रोमोसोम्स हमारे अंदर टोटल 46 हैं। हमारे अंदर दो तरह का क्रोमोसोम्स होता है, एक को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, एक को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स हमारे पास ओनली 1 पेयर्स होते हैं, ऑटोसोम्स हमारे पास 22 पेयर्स होते हैं। सीख लो, आगे काम देगा। कितने तरह का क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स एक्चुअली कितने तरह का है? एक तो ऑटोसोम बोलते हैं और दूसरा को एलोसोम्स बोलते हैं या इसी को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ये हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर टोटल कितना क्रोमोसोम है? 40। जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है उसी को ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 pairs of chromosomes are known by autosomes। सुनो, और ये ऑटोसोम किसी, हम ह्यूमंस की बात करें, ये ऑटोसोम्स किसी ह्यूमन में ना सब में बराबर होता है, चाहे तो हम मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? सेम ही है। समझ में आ रही है बात जो हम बोल रहे हैं? हमारे अंदर हम जितने भी ह्यूमन स्पीसीज हैं उन सब के अंदर जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे अंदर डिफरेंस है तो किसके कारण है? वो आखिरी क्रोमोसोम्स के कारण। समझ में आया? तो ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में क्या है, ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से सेम है? तो सुनो, देखो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए है, क्रोमोसोम्स के ऊपर अभी क्या बनाए थे? ये है क्रोमोसोम्स और इसके ऊपर क्या है? डीएनए। ये डीएनए के ऊपर होता है अपना जीन। क्या होता है? और हमारे अंदर जितने भी फैक्टर है, जितने भी कैरेक्टर हैं, इवन सबके सब कंट्रोल कौन कर रहा है? तो जीन कर रहा है। कौन कर रहा है? कुछ जीन हमारे पास सेम है, जैसे हमारे पास स्किन का कलर, तो ऐसा नहीं कि स्किन का कलर सिर्फ मेल का होगा, ये फीमेल का भी है, ट्रांसजेंडर का भी है, सबका है ना। स्किन का कलर जो है तुम्हारा मिलानिन के कारण है, तो ये तो सब में है ना। बाल का कलर सब में है कि नहीं है? तुम्हारे अंदर मान लो कोई इंजाइम बन रहा है, कोई भी इंजाइम, जैसे हम लोग पढ़े थे इसमें डाइजेशन में हम लोग पढ़े थे कि पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है। तो देखो तुम जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तुम्हारे पैनक्रियाज से ही इंसुलिन रिलीज होगा। ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर के लीवर से इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बाकी का जितने जीन्स हैं वो सब के सब कौन सा क्रोमोसोम पे?
इस ऑटोजोम्स में। लेकिन जो तुम्हारा जेंडर डिसाइडिंग जीन है, जिसको हम लोग जेंडर बोलते हैं कि ये मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका जीन किस पे? इस एलोजोम्स पे, समझे? ऑल नहीं, ऐसे मत लिखो, मैक्सिमम जीन आर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स इरेज करते हैं। एक चीज और इसमें लिख लो जो भी हम बोल रहे थे, ऑटोजोम्स आर सेम, ऑटोजोम्स आर सेम फॉर all humans such as male and female। मेल और फीमेल में ऑटोजोम्स क्या होता है? सेम ही होता है, कोई डिफरेंस ऐसा? हाँ, एक डिफरेंस होगा। और ऐसा नहीं कि जो मेरे अंदर मिलालिन जितना है उतना ही तुम्हारे अंदर होगा। स्किन का कलर किस पे डिपेंड करता है? मेलालिन, प्रेजेंस ऑफ मेलालिन। जितना ज्यादा मेलालिन तुम्हारे अंदर होगा उतना ज्यादा डार्क होगे, जितना कम होगा उतना ज्यादा तुम लाइट होगे। तो मेलालिन, ये मेलालिन का जीन हमारे मम्मी पापा से आता है, पेरेंट्स से आता है। तो जॉन जितना मेलालिन का जीन होगा उतना ही ऑफ स्प्रिंग में आएगा ना। हाँ, देखो ये सिर्फ एक चीज में ही हेल्प करता है। एलोजोम्स are help in determining gender of an organism। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन में है, जितना दुनिया में तुमको स्पेसीज दिख रहा है सब में जेंडर हम लोग किससे डिसाइड करते हैं? एलोजोम से ही करते हैं। ये अलग बात है कि उसके अंदर क्रोमोजोम्स अलग अलग होते हैं। तुमको पता है मधुमक्खी के अंदर जो अपना ये होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो ह्यूमन जैसा ही होता है, हमारे जैसा। उसके अंदर भी एक्स और वाई क्रोमोजोम पाया जाता है। लिख लिए? हाँ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टा बोलते हैं उसको। वो किसको बोलते हैं? हनी को बोलते हैं। किसमें? मधुमक्खी में तीन चीज होता है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। समझे? क्वीन फीमेल होती है, ड्रोन मेल होता है, और वर्कर स्टेराइल फीमेल ही होती है। वर्कर भी है लेकिन स्टेराइल, वो कभी बच्चा पैदा नहीं करती है, स्टेराइल वर्कर होती है। हो गया? लिख लिए? इसके बारे में और जब हम बताएंगे आगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो वहाँ आगे क्या बात बताएंगे कि एलोजोम्स भी दो प्रकार का होता है। समझे? फीमेल में एक्स और मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम। हो गया? क्या बात कर रहा है? इरेज कर दे। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने तरीके से इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? उससे पहले एक चीज और बताएं, लाइफ स्पेन के बारे में हम बोल रहे थे, बताए नहीं। लाइफ स्पेन क्या है? लाइफ स्पेन, देखो लाइफ स्पेन हम लोग कहते हैं कि कोई भी ऑर्गन, हाँ
कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नेचुरल बर्थ है, बर्थ एक्चुअली नेचुरली होता है, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं। ये नहीं है, क्या लिखोगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, duration of time from birth to natural death of an individuals are known by लाइफ स्पेन। दुनिया में अलग अलग स्पीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो अलग अलग है, सबका एक जैसा नहीं है। इंसेक्ट है 1 से 2 वीक में मर जाता है बेचारा। हम ह्यूमंस ज्यादा से ज्यादा 70 ईयर्स 72 ईयर्स ऐसे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे हमारा टाइम बीत रहा है वैसे वैसे अपना लाइफ स्पेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने का रीजन ये नहीं है कि कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, हो रहा है क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, तो जिसके कारण हम उस उम्र तक जाते जाते कोई ना कोई बीमारी से क्या हो जा रहे हैं? ग्रसित हो जा रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी मौत हो जाती है। तो हमारा एक्चुअली नेचुरल डेथ उसको बोलते हैं जब हमारे बॉडी में किसी तरह का कोई खामियां नहीं हो, किसी तरह का कोई बीमारी नहीं हो। एक होता है ना नेचुरल डेथ, आदमी अपने आप डेथ कर जाता है। एक उम्र जब हो जाता है, जैसे कि 100 साल की कोई दादाजी डेथ कर रहे हैं, एक सुने होंगे कि कोई 110 साल के बाद मरा है, तो इसको नेचुरल डेथ कहते हैं। ये नहीं कि कोई 40 साल में मर गया डायबिटीज के कारण उसको नेचुरल डेथ मिलेगी, नहीं, वो तो बीमारी के कारण मरा है ना। आजकल 70% पॉपुलेशन बीमारी से ही मर रहा है, 30% लोगों को ही नेचुरल डेथ आता है। क्यों? लाइफ स्टाइल अपना चेंज हो गया है। एग्जाम्पल्स लिख लो। एग्जाम्पल्स, पैरोट, पता है कितना साल होता है पैरोट का? कितना? 140 साल। कितना? हम ह्यूमंस का क्या है? 72 ईयर। इंसेक्ट का 1 से 2 वीक। अब डिपेंड करता है ना, इंसेक्ट बहुत तरह का होता है। इंसेक्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल किंगडम में इंसेक्ट में ही है, आर्थ्रोपोडा में ही है। तो 1 से 2 सप्ताह तक ये हाईली क्या होगा? जीवित रहेगा। उसके बाद टर्टल सबसे ज्यादा है, कितना? 350 साल तक जीवित रहता है। प्लस ये है टर्टल। और बनियन ट्री कितना है? ये भी 400 ईयर्स है। ये बात समझ में आया? डॉग का भी वैरी करता है। नहीं, 8 साल ऐसे नहीं लिखेंगे। डॉग का मैक्सिमम हम लोग 25 साल भी रहता है, ऐसा नहीं है। 25 ईयर्स लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्पीसीज है, क्योंकि डॉग के अलग अलग स्पीसीज का लाइफ स्पेन क्या होता है? वेरी करता है, ब्रीड टू ब्रीड। हमारे ह्यूमन जैसा नहीं है। क्या? काऊ का भी 20 ईयर्स। चलो हाँ, और 20 प्लस है। हो गया? हाथी का है, एलिफेंट का 200 साल इसी बोल देने से थोड़ी होता है। हमारे सॉरी, एलिफेंट का भी 70 से 100 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ,
में रहता है। हो गया? कुछ स्पीसीज का नेचुरल डेथ ही होता है। जैसे हम आखिरी चैप्टर जब पढ़ाएंगे आवर इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे तुमको बताएंगे कि यहाँ फूड चेन चल रहा है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, इंटरडिपेंडेंट। हाँ, लेकिन जो आखिरी कंज्यूमर है हमारे फूड चेन का, टॉप कंज्यूमर कहते हैं, उसको कोई नहीं खाता है, उसका नेचुरल डेथ होता है। जैसे लायन और टाइगर को कोई मार कर खाता नहीं, पहले तो लोग मारता होगा स्किन के लिए, अब कुछ लड़ाई में मर जाता है जंगलों में, तो वो भी उसका नेचुरल डेथ नहीं कहेंगे, लेकिन तब भी हम लोग सेव कर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है मान लो किसी सेंचुरी में, तो नंबर कम है, ये चीज तुमको वही समझ में आएगा जब ट्रॉपिक पढ़ोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक एनर्जी कम जा रहा है। एनर्जी ये नहीं है तो नंबर कहाँ से होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? प्लांट के पास। तो आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किसका है? प्लांट का। उसके बाद हर्बीवोर, उसके बाद कार्निवोर। कार्निवोर में भी प्राइमरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कार्निवोर है, टर्शियरी कार्निवोर है। तो एनर्जी हर लेवल पे कमते जा रहा है ना। सबसे आखिरी लेवल पे एनर्जी इतना कम है कि संख्या देख लो, लिमिटेड संख्या है। और आज देखो हर्बीवोर दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्यों? घास खा रहा है, तो घास की कोई कमी थोड़ी है हमारे यहाँ, भरा पड़ा है। मिटा दो इसको। चलो वापिस आते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का? दो तरह का है, पढ़ना हम लोग को। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो कौन कौन है? हम लोग को पहले पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग को दो चीजें पढ़ना है इस क्लास में। एक तो हम लोग को फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टॉपिक पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ए सेक्सुअल में जो पढ़ना अभी हम बताएंगे, ए सेक्सुअल में पढ़ना है फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हम लोग को पढ़ना है ए सेक्सुअल में। टिश्यू कल्चर है। हो गया? लिखते चलो, बैठो मत। जहां नहीं समझ में आए वो बताओ। हुआ? एसेक्सुअल का मतलब क्या है? व्हाट इज एसेक्सुअल? सिंगल पेरेंट्स अगर अपने जैसा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में एबल है, तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? एसेक्सुअल। या फिर इसमें कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखोगे? such type of reproduction in which an organism single organism produce offspring without fusion of gamete, called क्या बोल दोगे? called asexual reproduction। ये बात क्लियर हुआ कि कोई भी सिंगल पेरेंट बिना किसी फ्यूजन ऑफ गैमेट के अगर कोई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या नाम दिया जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सवाल उठता है कि ऐसा होता किसमें? तो जितना भी लोअर एनिमल्स है, छोटा छोटा जो एनिमल्स है, साइज की बात नहीं कर रहे हैं तो चूहा भी आ जाएगा साइज। लोअर एनिमल्स का मतलब होता है एनिमल किंगडम पढ़े हो? नहीं, एनिमल किंगडम नहीं पढ़े हो। देखो एनिमल किंगडम को 11 ग्रुप में बांटा गया है। सुन लो जो हम बोल रहे हैं। 11 ग्रुप में जो स्टार्टिंग का 5-6 ग्रुप है, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को छोड़ करके, इससे पहले का जो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म है वो सब आज भी पानी में रहता है। शुरू का खासकर 5 से 6 ऑर्गेनिज्म जो किंगडम है, ऑर्गेनिज्म नहीं, पूरा का पूरा किंगडम, उसमें लाखों ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो आज भी कहाँ रहते हैं? पानी में, और बहुत छोटा छोटा साइज में। वो सब के सब कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? एसेक्सुअली में भी अलग अलग प्रकार का है, यानी कि सब एक ही तरह का कर रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करता है। एग्जाम्पल्स लिख लो। ऑल लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स are reproduced by asexually, है ना? दूसरा एग्जाम्पल की बात करो। तुम बहुत सारा प्लांट में देखे हो, छोटा छोटा प्लांट्स होता है, एल्गी का नाम सुने हो? ऐसे एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन बहुत सारा एल्गी के अंदर एसेक्सुअल भी होता है, समझे? जो छोटा छोटा जो पेड़ पौधा होता है जिसमें लीफ, स्टेम और रूट वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, वो सब के सब एसेक्सुअली डिवाइड करता है। एक घास जो ग्राउंड में ग्रास उग जाता है, वो ग्रास कैसे होता है? एसेक्सुअली होता है। पानी के अंदर एक प्लांट होता है एक्वेटिक फ्लावर, वाटर हाइसिंथ, नाम सुने हो? पिंक कलर का फ्लावर है, पिंक और व्हाइट उसका फ्लावर होता है। वाटर हाइसिंथ क्या है? वो कैसे पानी के सरफेस पे ये हो जा रहा है, ग्रो कर जा रहा है, एसेक्सुअली वो भी रिप्रोड्यूस कर रहा है। बहुत खतरनाक प्लांट है। तो लिखो ग्रास और वाटर हाइसिंथ, और बोलो ग्रास में सब आ गया। और एनिमल्स की बात कर लो तो जितना भी अर्थवॉर्म है सब के सब कैसे डिवाइड कर रहा है? इन बहुत सारा अर्थवॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लिख लो इतना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई इंपॉर्टेंस है? ये बहुत कम समय में हो जाता है, हमारी तरह इतना टाइम नहीं लगता इसमें, इसलिए बैक्टीरिया भी लिख लो जी। मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो लिखते ही नहीं। थर्ड में बैक्टीरिया, फंगस के अंदर भी एसेक्सुअल होता है। वायरस नहीं लिखेंगे, वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें साइकिल चलता है। क्या बोलते हैं? वायरस का साइकिल चलता है, उसको लाइसोजेनिक और लिपिक साइकिल कहते हैं, उससे वो रिप्रोड्यूस करता है।
समझ में आई इतनी बात? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लिमिटेशन भी है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होता है, अपने ही जैसा, मतलब सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 5% वेरिएशन होता है, 5% ओनली, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा चीज नहीं है। ऐसे अगर इस तरह से अगर हम लोग भी रिप्रोड्यूस करते तो आज हमारे अंदर इतना वेरिएशन नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम, स्मॉल वेरिएशन, इसलिए इवोल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, हो गया? कर देंगे। देखो इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है? Asexual reproduction, asexual reproduction occurs fastly, ठीक है, बहुत जल्दी होता है, बहुत कम समय लगता है इसमें। इससे ये क्या है, एक्चुअली इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंस में लिखना है कि इसका पेरेंट सेल नहीं बचता है रिप्रोडक्शन के बाद, इसका जो पेरेंटल सेल है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हाँ, मल्टीपल क्या मल्टीपल ईस्ट के अंदर कहाँ बचता है? तो वो स्पोर्स का बनता है। स्पोर्स होता है, वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। जो गैमिट होता है ना, सुनो, फंगस में होता है ऐसा, जो फंगस का गैमिट होता है ना, उसके ऊपर एक कवर लग जाता है। कवर इसीलिए कि अनफेवरेबल कंडीशन में खराब हो जाएगा ना, मान लो उसका गर्मी के टाइम में नहीं रिप्रोड्यूस करना है, लेकिन गर्मी के टाइम में तो सारा फंगस मर जाएगा। तो फंगस मरने से पहले अपना स्पोर बनाता है, स्पोर फॉर्मेशन में चीज बताएंगे। और जो स्पोर्स होता है वो कभी डिग्रेड नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं, उसको बचाता कौन है? उसके ऊपर एक कवर होता है सिस्ट का, वो प्रोटेक्ट करता है हाई टेम्परेचर से उसको। जब उसका फेवरेबल कंडीशन है, अभी बारिश उसका फेवरेबल कंडीशन है, बारिश आता है तो वो सिस्ट ऊपर से हट करके नया फंगस का क्या कर देगा? डेवलपमेंट कर देगा। क्या लिख रहे थे? चलो, हाँ, asexual reproduction, asexual reproduction क्या रहते हैं हम? एक मिनट को एक अच्छा लाइन लिख रहे थे कुछ। पेरेंटल सेल, एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंटल सेल, यही लिख रहे थे, ध्यान दो। एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंटल सेल आर vanished during asexual reproduction, उसी में लिख रहे हैं।
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट सेल का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म, मान लो जो कि हम बता रहे हैं ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं, आगे तुमको बताएंगे। मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, यही आगे टूट करके दो और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्या करता है, निर्माण करता है। यही एक पेरेंटल सेल है। मान लो कोई कैसा सेल है, पेरेंटल सेल। इसको क्या करना है, रिप्रोड्यूस करना है। तो आगे ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। देखो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, इसको हम लोग डाउटर सेल बोल रहे हैं। तो बताओ पेरेंटल सेल का कोई अस्तित्व बचा है? खत्म हो गया ना, खत्म। इसी से ये नया दो बना है, यही बात है। क्योंकि ये नहीं रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक चीज और क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन जैसा है। कैसा है? आगे जब पढ़ोगे तो सेल डिवीजन भी इसी को कहते हैं। एक सेल टूट करके दो या चार सेल का अगर फॉर्मेशन कर ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिख लो ये बात। सेल division and asexual reproduction likely asexual reproduction are equal in unicellular organism। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलो अब इसकी टाइप की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना टाइप, पढ़ना कितना है, 6। देखो किसी को समस्या इसमें नहीं ना है, इसी को हम ऑफस्प्रिंग भी लिख रहे हैं, डॉटर सेल भी लिख रहे हैं और प्रोजेनी भी बोलते हैं। अलग अलग स्पीसीज में नाम अलग अलग है। डॉटर सेल हम लोग इसको बोलते हैं ह्यूमन के केस में, ह्यूमन में भी बोल सकते हो, बैक्टीरियल केस में भी बोल सकते हो। डॉटर का मतलब होता है, डॉटर एक्चुअली फीमेल को कहा जाता है ना। तो डॉटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगला जनरेशन जो रिप्रोड्यूस करने लायक होती है वो फीमेल ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो क्योंकि ये भी रिप्रोड्यूस करने वाला है आगे जाकर, ये भी ऐसे रिप्रोड्यूस करेगा ना, इसलिए इन सारे सेल को, छोटे छोटे सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर सेल। आगे मैच्योर करके जैसे ये रिप्रोड्यूस किया वैसे ये भी रिप्रोड्यूस करेगा, फिर इसके बाद वाला भी करेगा। तो इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, डॉटर सेल। उसको सन सेल नहीं बोलेंगे। लड़का रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में नहीं। हो गया, लिख लिए। चल इसकी टाइप की बात करते हैं। कुछ types of asexual reproduction। asexual reproduction क्या क्या दिया है पढ़ने के लिए। फर्स्ट होगा फीजन, है ना, बडिंग है। दूसरा बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, सीधा स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, इसके बाद रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके बाद भी कुछ है। चलो
टिश्यू कल्चर भी है ना, पढ़ना नहीं है क्या? लिख लो जल्दी से। इतना टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बारी बारी से बढ़ेंगे। फ्यूजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर। नहीं पढ़ना है कोई नहीं, नाम याद रखो। हो गया? चलो और याद कर लो इस नाम को, यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पढ़े फर्स्ट फ्यूजन क्या है? हाँ पहले पढ़े। फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन का सिंपल मतलब होता है स्प्लिटिंग। क्या होता है? टूटना। कोई भी इंडिविजुअल अगर मैच्योर करके दो इक्वल हाफ में अगर टूट जाता है और टूटने के बाद नया जीव का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, वो नया जीव ऐसा नहीं कि एकदम डिफरेंट होगा पेरेंट से, पेरेंट जैसा ही होगा। नींव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका जन्म हुआ है, टूट करके दोबारा ही बना है ना। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। ये फ्यूजन भी दो तरह का है। जब एक ऑर्गन इंडिविजुअल्स तोड़ करके अगर दो इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा तब उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। लेकिन अगर कोई एक इंडिविजुअल्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करेगा तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। पढ़ना है प्लाज्मोडियम और अमीबा में। मिटा दे। चल फ्यूजन क्या है? फ्यूजन इसका डेफिनेशन लिख लो पहले। क्या है? सच टाइप ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction in which an organism divided into two equal halves to form new individuals like parents called, क्या बोल दोगे? called फ्यूजन। चलो टू इक्वल हाफ और मोर कर दो, और हाँ हमको और यहाँ पे क्या ऐड कर दो? मोर। हाँ फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन भी है तो दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसके आधार पर जैसे एग्जाम्पल्स ऐसा किसमें होता है? इसमें बैक्टीरिया में होता है। आप सुनो इधर, बैक्टीरिया, दुनिया में बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या भी है। अगर टाइप की बात करो तो बहुत सारा टाइप का बैक्टीरिया है। बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है, बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी है। अभी बात करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है इश्चेरिचिया कोलाई। क्या बोलते हैं?
कोलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाई। कोलाई बैक्टीरिया को डिवाइड करने में मात्र 20 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 20 मिनट में एक बैक्टीरिया टूट करके फर्दर 2 अलग बैक्टीरिया बनाएगा, और जो 2 फिर टूटा है वो 2 से कितना बनाएगा? 4 से ये चलता रहेगा। समझे? ये रैपिडली मतलब 5 से 6 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा एक सेना तैयार कर लेगा अपना। समझे? ये बात लिख लो। ई कोलाई बैक्टीरिया are reproduced rapidly about कितना मिनट में? About in 20 मिनट। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो तो यूजफुल बैक्टीरिया है, दही में जो पाया जाता है। तुम देखते हो कि दूध में थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालते हैं, एकदम थोड़ा सा, 1 चम्मच भी नहीं डालते हैं। लेकिन 4 से 5 घंटे में पूरा के पूरा कैसीन को किसमें बदल देता है? लैक्टोज में बदल देता है ना, अपने जैसा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रोटीन था, प्रोटीन को किसने कन्वर्ट कर दिया? सारा का सारा बैक्टीरिया हो गया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उस दही में। तो क्या लिखोगे? इसका दूसरा एग्जांपल लिख लो। क्या लिखोगे? मिल्क से किसमें बदल जाना? कर्ड में बदल जाना। ये कौन कर रहा है? लैक्टोबैसिलस सी होता है ना, बैसिलस बैक्टीरिया। लिखो। इसके अलावा अमीबा में भी बाइनरी फ्यूजन होता है। अमीबा में बाइनरी और प्रोटोजोआ किसी किसी में बाइनरी भी होता है और उसी में मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। हो गया? गप मत करो तुम लोग, जल्दी जल्दी लिखो। ये थोड़ा ये बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। सर को हम बोले थे, बात किए थे, हम किए थे। सर बोले थे कि हम पूछ लेंगे तुम लोग। एग्जाम के बारे में बात करेंगे। ग्रेड कर दें? कह दिया? एक बात बताओ, फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन किसी प्लांट में होता है क्या? ये बैक्टीरिया ये सब जो है, देखो बैक्टीरिया बहुत तरह का है। बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा है जो प्लांट को बीमार करता है, बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा भी है जो किसको बीमार कर रहा है? एनिमल्स को बीमार कर रहा है ना। एक्चुअली जो दुनिया का सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, सबसे छोटा छोटा जो जीव है, उन सब में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। सिंपल वो उसका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, वो 2 इक्वल हाफ एक नया जीव बना रहा है। फिर कुछ समय के बाद वो जाकर फिर से फर्दर टूट रहा है। टूटने में 1-8 साल का टाइम नहीं लग रहा है, 20-20 मिनट में ऐसा हो रहा है ना, बहुत ही कम समय लग रहा है इसमें। ये फ्यूजन को हम लोग फिर से 2 भाग में डिवाइड किए। फ्यूजन आर ऑफ
टू टाइप्स, कितने टाइप का है? दो तरह का। कौन कौन? बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल बाइनरी का मतलब होता है दो। क्या बोलते हैं बाइनरी को? बाइनरी का अर्थ होता है तो बाइनरी फिजन में क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? Such type of fusion in which an organism divided into two identical ऑफ स्प्रिंग या डाउटर भी लिख सकते हो। कॉल्ड क्या बोलेंगे? बाइनरी। देखो एग्जाम्पल्स इन सब में इम्पोर्टेंट है कि किसमें क्या होता है। एग्जाम्पल्स में तुम अमीबा लिख सकते हो। ऐसे अमीबा में मल्टीपल फिजन भी होता है, ये बात याद रखना है। बैक्टीरिया और पैरामीशियम etc। फिजन दो बार जल्दी लिखो। ये बात समझ में आया? बाइनरी फिजन सब पढ़े हुए तुम लोग क्या जी? एग्जाम भी हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लो। क्या पता दोबारा कभी काम आ जाए। हाँ बाइनरी फिजन हमारे अंदर बाइनरी फिजन नहीं होता है, हमारे अंदर ये सेक्सुअली नहीं होता है। चलो चलो अपना अपना लो। इरेज कर दे। पीछे शांत रहो तुम लोग भी। सेकेंड है मल्टीपल फिजन। जब कोई एक सिंगल इंडिविजुअल्स डिवाइड करके अगर दो से ज्यादा इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन, जो कि होता है प्लाज्मोडियम में। और प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजेंस ऑफ मलेरिया। मलेरिया हम लोग को किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और प्लाज्मोडियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी पता है कहाँ? लीवर सेल में। कहाँ होता है? मच्छर जो होती है वो वेक्टर होता है। फीमेल एनोफिल्स के अंदर एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब वो हम लोग को बाइट करता है तो एक भी मान लो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में घुस गया तो ब्लड से वो सीधा कहाँ चला आता है? लीवर के पास। और लीवर के पास जाकर मतलब अनलिमिटेड टाइम्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिससे उसका संख्या बढ़ जाता है और उसके बाद तुम्हारे लीवर सेल पे वो अटैक करता है। लीवर सेल का काम है क्या करना? नाइट्रोजिनस वेस्टेज को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। वो काम नहीं करेगा, तुमको परेशानी होने लगता है, फिर तुम भी डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हो। इरेज कर देना। क्या तुम लोग कर रहे हो? बस शांति बनाए रखो।
मल्टीपल फीचर, क्या लिखोगे? सच टाइप ऑफ फीचर in which single organism are divided into more than two parts to form identical offspring as parent cell called, क्या बोलोगे? मल्टीपल फीचर। इसी को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। उसी को बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग को ही डॉटर सेल भी बोलते हैं। अभी बोले ना कि इसको 3 नाम बोलते हैं। इसी को देखो, नीचे लिख लो। इसी को डॉटर सेल भी बोलते हैं, इसी को ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, या इसी को प्रोजेनी भी बोलते हैं। सब का मतलब क्या है? सेम है, और कोई ऐसा नहीं टर्म है। तीनों का मतलब सेम, लेकिन तीनों यूज अलग अलग जगह पे करते हैं, समझे? इसमें एग्जाम्पल्स में क्या लिखोगे? इसमें एग्जाम्पल्स में प्लाज्मोडियम, हाँ प्लाज्मोडियम आ जाएगा। प्लाज्मोडियम जो कि क्या है? पैथोजेंस ऑफ मलेरिया। दूसरा क्या है? अमीबा। अमीबा हम लिखे हैं तुम्हारे उसमें भी, हाँ बाइनरी फीचर में भी। तो ये मत सोचना कि बाइनरी में लिखे तो मल्टीपल में क्यों लिख रहे हैं, यहाँ भी होता है। अमीबा में भी बाइनरी फीचर, मल्टीपल फीचर होता है। हो गया? एक बना के दिखा देते हैं प्लाज्मोडियम का। देखो जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? कैरियोकाइनेसिस किसको समझ में आता है? कैरियोकाइनेसिस, हाँ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अभी इसका यूज आएगा, किसका फोन बन गया? करते ही रहे लाइट का हो गया। इसी का एग्जाम्पल तुम बता देते हो कैसे मल्टीपल फ्यूजन होता है। बंद करो इसको। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरह का प्रोटिस्टन है। क्या है? जब पढ़ते पैरासाइट है, लेकिन तुमको आएगा ना एनिमल किंगडम का किस ब्रांच में, मतलब एनिमल किंगडम कह रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कौन सा किंगडम में आएगा? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्लांटी हो गया, 5 किंगडम है ना। पांचों में किसमें आएगा? ये प्रोटिस्टन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। क्या होता है? ये होता तो यूनिसेलुलर ही, लेकिन ये यूकैरियोट्स से इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो एक प्रोटिस्टन हम बनाते हैं कोई सिंपल सा, ऐसा कोई खास इसका ये होता नहीं है। मान लो ये इसका क्या है?
न्यूक्लियस है, इसके बाहर कवर होता है, ऐसे प्रोटेक्टिव कवर होता है। कैसा कवर? जो इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अब देखो हाँ, पहले ये समझिए, इसमें होता है पहले कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब सिंपल है, कैरियोकाइनेसिस का सिंपल मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। तो क्या कर रहा है ये? प्लाज्मोडियम अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 1 से 2 न्यूक्लियस बना, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ऐसे बनता रहेगा। अभी कोई जरूरी नहीं कि 10 बनेगा कि 15 बनेगा, ऐसे क्या होते रहेगा, बनते रहेगा। समझ में आया? एक्चुअली मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। ये देखो तो बहुत सारा न्यूक्लियस नहीं बन गया। अब क्या होगा जब इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा? फेवरेबल कंडीशन का मतलब जिस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, ये नहीं, इसका जो स्पोर्स है, बच्चा है, छोटे छोटा न्यूक्लियस है, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा? सारा के सारा न्यूक्लियाई बाहर फेंकेगा, तब जाकर के जर्मिनेट कर जाएगा। इधर लिख लियो क्या? नहीं, इधर लिख दे नीचे। देखो कि अगले एक डायग्राम ऐसा हम लोग बनाएंगे, इसमें दिखाएंगे कि देखो ये इसका सेल मेम्ब्रेन टूट गया है और टूट करके सारा न्यूक्लियस ऐसे बाहर निकल रहा है। ये क्या है? ये देखो बाहर निकल गया। जहां ये न्यूक्लियस जाएगा वो एक नया ऑर्गेनिज्म को क्या देगा? जन्म देगा। लिख लो जी। हाँ, 9 बज गया। ये बात समझ गए? इस तरह से क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम्स में। एक ही प्लाज्मोडियम ना जाने कितने प्लाज्मोडियम्स को जन्म देता है। ये बात लिख लो। मेनी प्लाज्मोडियम न्यूक्लियाई, प्लाज्मोडियम न्यूक्लियाई are formed after multiple fission। यही हो रहा है इसमें, इसलिए ये सब बहुत खतरनाक है। अभी बोले ना कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। देखो एक से ना जाने कितने प्लाज्मोडियम बना दिया, हमारे लिए एक ही बहुत नुकसान वाला है। एक ही तो जाता है। एक प्लाज्मोडियम अगर तुम्हारे अंदर कैसे भी इंटर कर गया तो उसके बाद ये डिवाइड करने में इसको ज्यादा समय नहीं लगता है। दवाई खा लोगे। चलो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद बडिंग पढ़ेंगे। क्या? किसका? हाँ, चाहते जीते, हम भी इंडियन ही है ना।